हेलो जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मन एम्बेसी में जो इंटरव्यू होता है उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, आई एम हुसाम अली और आई एम स्टडिंग मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पसाउ। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ही आप इंटरव्यू के काउंटर पे जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है कि हमारे पास एक पाकिस्तानी आदमी होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है, और काउंटर नंबर 2 के ऊपर इस्लामाबाद एम्बेसी की मैं बात कर रहा हूँ। कराची के अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होता होगा कि वो एक पाकिस्तानी शख्स होगा जो कि इंटरव्यू ले रहा होगा। और उसके अंदर ये होता है कि जैसे ही आप काउंटर के ऊपर जाते हैं तो होगा ये कि आप समझ रहे होंगे कि जो काउंटर होता है वो एक क्लोज स्पेस होगी जिसके अंदर आपका इंटरव्यू हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, वो ओपन स्पेस होती है। मतलब सारों को, ऑलमोस्ट सारों को अगर आप सुनना चाहें तो उनको इंटरव्यू आपको सुनाई दे रहा होता है, नज़र भी आ रहा होता है। तो इसके अंदर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मेंटली इसके बारे में अगर पहले से प्रिपेयर्ड होंगे तो आपको उधर जाके इसका खौफ नहीं होगा। तो ये होता है कि जैसे आप काउंटर के ऊपर जाते हैं तो मतलब आप काउंटर पे खड़े ही हो रहे होते हैं और कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे ही आप काउंटर पे जाएंगे तो सामने एक बीच में एक शीशा लगा होता है, उसके पार वो बैठा होता है, इस पर आप खड़े होते हैं। तो वो आपसे कहेगा कि अपना पासपोर्ट और पिक्चर्स दे दें। आप उसको पासपोर्ट और पिक्चर्स ग्लास के नीचे से जो है स्लाइड करेंगे, और उसके बाद वो जैसे ही आपसे पासपोर्ट और पिक्चर्स लेगा, वो उसके बाद साथ ही आपसे क्वेश्चन करना शुरू हो जाएगा। आपसे पहला क्वेश्चन उसका यही होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपने जब भी कोई भी आंसर दे रहे होंगे तो आपने इसके बारे में ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 सेंटेंसेस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जितना लंबा उसको खींचेंगे उसी के अंदर से वो आपके लिए क्वेश्चन निकालेगा और वो आपके लिए मुश्किल होगी। तो जो भी आप आंसर करेंगे, जो भी उसका क्वेश्चन होगा, आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर उसको खत्म कर देना है। आप एक सेंटेंस का भी आंसर दे सकते हैं, कोई भी राइट और रॉन्ग आंसर्स नहीं होते। तो उसका पहला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आप अपने बैचलर्स का बताएंगे, साथ आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आप बताएंगे कि आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया है और आपने ए लेवल्स कहाँ से किया है, जो भी आपने किया है वो आप बताएंगे। उसके बाद ये 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर आपने इसको ख़त्म कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने वेट करना है कि वो आपकी तरफ देख रहा हो। आप अपने आंसर दे के चुप हो जाएं, बाकी अगला क्वेश्चन उसकी मर्ज़ी वो तब करता है। क्योंकि ऐसा हो रहा होता है कि वो साथ साथ आपके क्वेश्चन करेगा, वो शायद आपकी तरफ देख भी नहीं रहा होगा। तो आपने ये करना है कि आपने आंसर देना है, वो आपके डॉक्यूमेंट जो है अपने कंप्यूटर से डाउनलोड कर रहा होगा, और डाउनलोड करके वो आपके डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर रहा होगा। तो आपने आंसर दे के चुप हो जाना। उसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन आपसे खुद ही कर लेगा कि मोस्ट प्रॉब्लली उसका क्वेश्चन यही होगा, वाई जर्मनी। तो आप उसको बताएंगे कि आपने जर्मनी क्यों चूज़ किया। इसके अंदर भी आपने 1 से 2 सेंटेंसेस के अंदर आंसर को कंप्लीट करना है। आप उसे कहेंगे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ और सिक्योर्ड फ्यूचर, और जो है हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये 2 से 3 पॉइंट्स बता के आपने चुप हो जाना है। और उसके बाद उसका मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वाई दिस कोर्स। जो भी आपने कोर्स चूज़ किया होगा, मेरे केस में कंप्यूटर साइंस था, आपके केस में कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर यह है कि आप उसको अपने कोर्स के बारे में आपने लाजमी पढ़ के जाना है कि आपका जो कोर्स है उसके अंदर क्या स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है, उसके क्या मॉड्यूल्स हैं, कितने सेमेस्टर्स होंगे, किस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। वो इतनी डिटेल के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए ज़रूर पढ़ के जाएं, ताकि आपसे वो किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको पता हो। तो वाई दिस कोर्स के अंदर आपने क्या बताना है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। तो लेट सपोज आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको बैचलर्स भी उसी कोर्स में होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस में ही बैचलर्स था, तो मैंने उसे बताया कि मैंने मास्टर्स करना है कंप्यूटर साइंस के अंदर, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। तो उसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, रिसर्च करने के लिए मैंने मास्टर्स को चूज़ किया इस सब्जेक्ट के अंदर। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इस वजह से मैं इसी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स कर रहा हूँ। ये तकरीबन 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर आपने अपना आंसर कंप्लीट कर देना। उसके बाद ये है कि वो आपसे पूछेगा वाई दिस यूनिवर्सिटी, कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है। तो आप उसे बताएंगे, आप उसकी लोकेशन के बारे में बता सकते हैं, आप उसकी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकते हैं, आप उसकी फैकल्टी के बारे में बता सकते हैं कि इसकी सर्टेन फैकल्टी है जिसको आप जानते हैं, या जिससे आप पढ़ना चाह रहे हैं, जिसके साथ आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और इसके आसपास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज अ वर्किंग स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी ये एक यूनिवर्सिटी मेरे लिए अच्छी है। आप उसकी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं कि इसके अंदर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो इस वजह से मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ की है। और इसके बारे में भी आप यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने कोर्स के बारे में लाजमी पढ़ के जाएँ। एटलीस्ट आपको पता हो कि आप क्या बात करें। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, कौन सा स्टेट है, किस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है, आपके जिस शहर में आप जा रहे हैं उस शहर की क्या पॉपुलेशन है, ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। शायद आपसे वो नहीं भी पूछता, तो तब भी आपको अपनी नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने जो है उसका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपका स्पॉन्सर कौन है। तो आपने उसे बताना है कि आपके जो भी स्पॉन्सर हैं, आपके पास स्पॉन्सर लेटर हो सकता है, आपके पास ब्लॉग अकाउंट हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, मेरे केस में मेरे पास स्पॉन्सर लेटर था तो मैंने अपने भाई के बारे में बताया। आपके केस में अगर स्पॉन्सर लेटर है तो जिसका स्पॉन्सर लेटर है उसके बारे में बताएंगे। अगर आपके पास ब्लॉग अकाउंट है तो जिसके जो आपके
मतलब जो आपका ब्लॉग अकाउंट का सोर्स है उसके बारे में बताएंगे कि आपके वालिद ने, आपके भाई ने, आपके मामू चाचू जिसने भी किया है उसके बारे में बताएंगे कि ये मेरे स्पॉन्सर है, और पूछेंगे कि उनकी इनकम क्या है, वो क्या जॉब करते हैं, उसके बारे में आपने बता देना है। वो भी आपको लाजमी पता होना चाहिए। और आपने साथ में ये भी उसे बता देना है कि आपकी जितनी भी साल की डिग्री है, लेट्स सपोज 2 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, 3 साल की डिग्री है, तो इन फ्यूचर जो भी अगले साल होंगे उनके अंदर भी यही आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, ताकि आपको उसको कोई डाउट ना रहे उसके अंदर। फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। तो आपने उसको फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना है कि आपका क्या फ्यूचर। इसके अंदर ये है कि आपने ये लाजमी ध्यान रखना है कि कोई भी राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। जो भी आप कहेंगे, आप अपनी मर्जी से जो भी बताना चाहते हैं वो बताएं, लेकिन मोस्टली हम यही आंसर करते हैं कि अपने मास्टर्स या बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद अपना जो है जो पोस्ट स्टडी वीज़ा है जिसके अंदर आप मतलब जॉब सीख कर रहे होते हैं, तो आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करेंगे और इंडस्ट्री के अंदर काम करना पसंद करेंगे। ये आपका एक आंसर है जो कि मोस्टली हर एक ही आंसर दे रहा होता है। लेकिन ऐसा भी है कि मेरा एक दोस्त था, उसका इंटरव्यू था, तो उससे जो आगे लड़की थी या लड़का था, उसका आंसर ये था कि मैं अपने मास्टर्स या बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद वापस पाकिस्तान आ जाऊँगी। उसके वो आगे से इस आंसर के ऊपर हंस पड़ा कि भाई इतनी स्ट्रगल के बाद एक तो अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही, और पाकिस्तान के जो हाल हैं तो वापस क्यों आएंगे। तो वो भी, उनको भी पता है कि 100 में से कोई 1-2 बच्चे, 5 बच्चे वापस आएंगे, कोई भी वापस आने की नीयत से नहीं जा रहा होता। तो आपने उससे सीधा यही कहना है कि मैं इंडस्ट्री के अंदर जॉब करूंगा, इंडस्ट्री के अंदर जॉब करने के बाद उसके बाद मैंने अगर पाकिस्तान वापस आना है तो आप उसे बता सकते हैं कि मैंने वापस आके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई स्टार्टअप है, कुछ भी आपका आइडिया है तो मैं उसके ऊपर काम। तो ये आपका जो है 3 सेंटेंसेस के अंदर आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये है कि इसके बाद उसका अगला क्वेश्चन होगा कि आपकी सिबलिंग्स के बारे में, कि आपके सिबलिंग्स बहन भाई के बारे में, वो क्या करते हैं, आपके मदर क्या करती हैं, फादर क्या करते हैं, बहन भाई इसी मुल्क में हैं या किसी बाहर के मुल्क में हैं, वो सारा आपसे पूछेगा। उसके बाद उसका अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। मतलब आप पाकिस्तान से बाहर कहीं गए हैं तो आप उसे बताएंगे कि मैं इस कंट्री में गया हूँ, इस वजह से गया हूँ। तो अगर आप नहीं गए तो आप उसे कहेंगे आई डोंट हैव अ ट्रैवल हिस्ट्री। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके बाद वो इंटरव्यू ख़त्म कर देगा। वो आपसे कहेगा कि फ़ीस दे दें, जितनी भी 75 यूरोज़ के हिसाब से जो भी करंट रेट के ऊपर फ़ीस बन रही है, वो आप उसे फ़ीस दे देंगे। एक आपका फ़ीस की ये मतलब इस इंटरव्यू के अंदर एक कॉस्ट ये है 75 यूरोज़ की। उसके बाद एक कॉस्ट होती है 500 रुपीज़ की, जो कि आप कोरियर सर्विस के लिए देते हैं। इन 2 कॉस्ट के अलावा आपकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी। जो आप बाहर जो है अपना बैग भी सबमिट कर रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और आपका शुरू में जो है प्रॉब्लम शटल सर्विस के लिए आपकी कॉस्ट आती है, वो आप आई फॉरगॉट के वो 1500 है शायद, तो प्रॉब्ली वो 1500 रुपीज़ उसके हैं। तो 1500 प्लस 500 प्लस 75 यूरोज़, तो ये जितना भी आपकी कॉस्ट है, तो आपके पास इन कैश ऑलमोस्ट 30 से 35,000 रुपीज़ जो है वो आपके पास इन कैश आपके पास होने चाहिए, ताकि जितने भी पैसे हों तो आपके पास कोई कमी ना हो, और मतलब आप इजीली जो है बच जाएँ तो अच्छी बात है। और मतलब आपके पास ये ना हो कि आपको उधर कोई परेशानी जो है फेस करनी पड़े। तो एक यही टोटल इंटरव्यू होता है। और हो सकता है कि शायद आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट जो हो वो कम हो। मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे पास जो अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस थी वो 3 मंथ की थी, उनको 6 मंथ की चाहिए होती है। तो उसने मुझे कहा कि ये आपका फ़ाइल नंबर है और इस फाइल नंबर के ऊपर आपने, और ये ईमेल है, तो आपने ईमेल के अंदर इस फाइल के नंबर को मेंशन करके अपना जो ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सटेंडेड 6 मंथ्स के लिए वो आपने मुझे भेज देनी है। तो उसके अंदर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही अपना ट्रैवल इंश्योरेंस या लेट्स सपोज कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो आपको आप जाते जब भी उसको सेंड करेंगे, मुझे उसने कहा था एज सून एज पॉसिबल, अगर आज पॉसिबल है तो कर दो, तो मैंने उसी दिन ही सबमिट कर दिया था। तो होता ये जिस दिन आप सबमिट करते हैं उसके 4 से 5 दिन के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट आती है, और उसके 1-1.5 हफ्ते के बाद आपको वीज़ा आ जाता है। तो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 2 हफ्ते के अंदर वीज़ा आ जाएगा। नहीं, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपको शायद 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे वीज़ा आने में। तो इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गया। तो इसके अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने शुरू में नहीं चेक किया और अब आपसे मांग रहे हैं। तो आजकल जो है बड़ा सिस्टम जो है तेज़ हो गया है और बड़ा अच्छा हो गया है, इस वजह से कोई भी इतना उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खैर यही थी इस वीडियो में, और अगले वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।